नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज खबरें अब तक में आप सभी का स्वागत है। खबरें अब तक में बात होगी सबसे पहले शीतकालीन सत्र में आज धधक उठी संसद की। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के एसआईआर को लेकर बनाई गई नई रणनीति की और सरकार के द्वारा दिए गए एक बड़े आदेश की। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। कोलकाता में बीएलओ का भारी विरोध प्रदर्शन, निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर हुआ खूब हंगामा। अलीगढ़ में बना पूर्व पीएम के करीबी पूर्व सांसद का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, रिपोर्ट दर्ज। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार होंगे, विपक्ष की ओर से नामांकन भी नहीं। दिल्ली ब्लास्ट, कश्मीर, लखनऊ में 8 जगहों पर एनआईए की रेड, आतंकी शाहीन और ड्रोन हमलों की प्लानिंग करने वाले बिलाल के घर की तलाशी ली। आसाराम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पीड़िता, बेल रद्द करने की मांग। इमरान के सपोर्ट में सीएम का धरना, शहबाज मुनीर को नहीं हुआ हजम, खैबर में लगाएंगे राष्ट्रपति शासन। इमानुएल मैक्रो ने पेरिस एलिसी पैलेस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्वागत किया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 करोड़ से ज्यादा सोने के बिस्कुट के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। अक्टूबर में इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ 13 महीने के सबसे निचले स्तर 0.4% पर रही। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 65 अंक टूटा, निफ्टी 26,200 के नीचे। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वक्त है खास मुद्दों पर बात करने का। सियासत की सबसे बड़ी रंगभूमि संसद आज धधक उठी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही राजनीतिक ज्वाला फूट पड़ी, जहां स्वागत और सराहना के पल से लेकर विपक्ष और सरकार के बीच भारी टकराव तक सब कुछ देखने को मिला। संसद ने दर्शा दिया कि लोकतंत्र में न सिर्फ बहस बल्कि जोरदार सियासी खेल भी चलता है। आज संसद में क्या कुछ हुआ खास, चलिए बताते हैं। दरअसल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन का दिल से स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में सदन देश की प्रगति की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। पीएम ने सभापति के काशी दौरे और मां गंगा की पूजा के बाद नॉनवेज त्यागने के संकल्प का जिक्र किया। इसे उनके सात्विक और समाज सेवा के प्रति समर्पित दृष्टिकोण का प्रतीक बताया। सुनिए। और आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। वहीं इसके ठीक बाद जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया कि उन्हें सदन में विदाई का अवसर नहीं मिला, राज्यसभा में तीखी बहस और हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसदों ने इसे सभापति का अपमान कहा।
पहले तो सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था कि हो गया बवाल। I was disheartened that the House did not get. प्लीज आप बैठे प्लीज, आप बैठे सर। I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। राज्यसभा I look into it. Please आप बैठिए। House belongs as much to the opposition as to the government. Please आप बैठिए। I was disheartened Please, that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल पर जेपी नड्डा ने सख्त लहजे में कहा, संसद में सम्मान बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। विपक्ष को हार और तकलीफ के मामलों को डॉक्टर से साझा करना चाहिए। सदन को अपनी निजी तकलीफ का मैदान ना बनाना चाहिए। सुनिए। आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगें फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। संसद की जुबानी जंग यही नहीं थमी, लोकसभा में भी शून्यकाल हंगामेदार रहा। विपक्ष ने चर्चा की मांग की, लेकिन कार्यवाही को रोकना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन हंगामा नहीं रुका। इस बीच पीएम मोदी ने कहा, सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। बस इसी बात पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेर लिया और पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दों पर बोलना और सवाल उठाना ड्रामा नहीं है, ये लोकतंत्र की जान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले दिन ही संसद ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक जज्बा और शक्ति का मैदान भी होता है। स्वागत और सराहना की गरिमा से लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी टकराहट तक हर घटना ने साबित कर दिया कि संसद देश की नब्ज पर नजर रखने वाला सबसे बड़ा अखाड़ा है। सियासी रणनीतियां, बयानबाजी और हंगामे के बीच ये संदेश भी साफ है, लोकतंत्र जीवंत है और हर सदस्य उसकी ताकत और मर्यादा बनाए रखने में जिम्मेदार है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे खबरें अब तक में अगले मुद्दे की ओर। यूपी में शादियों के सीजन में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की वोट कटवाने की साजिश करार दिया। उनके अनुसार वोटर सूची अपडेट करने की ये प्रक्रिया जनता के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए चल रही है।
नई दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि SIR की पूरी प्रक्रिया शादियों के सीजन में की जा रही है, जब लोग एक दूसरे की मदद में व्यस्त होते हैं। उनका आरोप है कि इसी बहाने विपक्ष के वोट कट जाएं। अखिलेश यादव ने बताया कि कई BLO फॉर्म भरने और अपलोड करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि लोकतंत्र मजबूत करने के नाम पर यह प्रक्रिया क्यों जनता के लिए कठिन बनाई जा रही है। सुनिए। ऐसे में तो आप लोगों को खुद अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। इटावा का इलाका चंबल का इलाका है, यमुना बहती है चंबल, और यहीं से चंबल यमुना मिलकर के आगे जाती है और वो गंगा में मिल जाती है। इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि SIR के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे, वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। प्रोफेसर साहब का भी जो है कैटेगरी C में डाल दिया गया। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि अधिकारी उनके हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब उन्होंने अपने पदाधिकारी बनाए, तो पदाधिकारी बनाने पर उन्होंने एक कॉलम दिया बीजेपी ने कि ये इस जाति का है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सामान्य वर्ग का है। कभी आपने पहले देखा था इस तरह का बीजेपी काम कर रही हो? अपने पदाधिकारी बताएं और पदाधिकारियों की जाति बताना चाहते हैं। मैं यहीं पर दावा करता हूं, जो वोट कैटेगरी C में डालने की बात है, जो वोट बनवाने का काम देख रहे हैं अधिकारी, अगर एक भी PDA का हो तो बता दें हमें आप। अगर एक भी PDA का हो। और हमारी मांग तो यहाँ तक थी कि जब SIR आप करा रहे हैं, आपका BLO गाँव घर घर जा रहा है, तो आप जाति भी लिख दो, एक कॉलम जाति का बना देते आप, तो आपको कल आसान होता कि जाति गणना हो गई। एक आपके पास प्राइमरी सर्वे होता है जिसमें जातियों के भी आंकड़े आते हैं। यानी अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसी तारीखें तय कर रहा है जिनमें सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, ताकि लोग व्यस्त रहें और उनके वोट कट जाएं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी व सांसद डिंपल यादव ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए और समर्थन दिया कि SIR की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सावधानी की जरूरत है, इसलिए इसे भरते की अंतिम तारीख भी बढ़ाई जाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम पूरा ऑपोजिशन खाली यही मांग कर रहा है कि SIR जो इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर क्यों कराया जा रहा है, और बंगाल और साथ में बिहार में जो SIR जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट किया है नतीजों पर। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है ऑपोजिशन की, कि SIR का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक 60% ही लोग फॉर्म भर पाए हैं, 40% फॉर्म भरना शेष है। जहां BLO में इतना प्रेशर है, जहां इलेक्शन कमीशन ने कोई तैयारी नहीं करी है कि फॉर्म्स कैसे भरे जाएं, और प्रेशर के तहत जहां BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। हम चाहते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से SIR की प्रक्रिया पूरी हो और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। देखा जाए तो SIR विवाद ने यूपी में साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में वोट की ताकत ही सबसे बड़ी सियासी संपत्ति है। शादियों के सीजन में चल रही ये प्रक्रिया केवल फॉर्म भरने का काम नहीं, बल्कि राजनीतिक युद्ध का नया मोर्चा बन गई है। अखिलेश और डिंपल यादव के आरोपों के बाद सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग जनता की सेवा कर रहा है या बीजेपी के वोट कटाने के खेल का हिस्सा बन गया है। इस विवाद ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सिर्फ नियम नहीं, राजनीतिक रणनीति और ताकत का खेल भी बराबर चलता है। फिलहाल इसी के साथ अब वक्त है अपने अगले मुद्दे की तरफ बढ़ने का। अगर हम कहें कि अब आपका स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए नहीं है, बल्कि अब हर नया फोन आपकी सुरक्षा का प्रहरी भी बन जाएगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दरअसल भारत सरकार ने साइबर खतरों और मोबाइल चोरी को रोकने के लिए हर स्मार्टफोन में अनिवार्य सरकारी ऐप संचार साथी इंस्टॉल करने का आदेश जारी किया है, जिसे यूजर डिलीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर संचार साथी क्या है और क्यों जरूरी, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल संचार साथी ऐप चोरी हुए मोबाइल ढूंढने, फर्जी IMEI नंबर पहचानने और धोखाधड़ी वाले कॉल्स की जानकारी हासिल करने में मदद करता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ऐप की मदद से अब तक
3.7 मिलियन से ज्यादा चोरी हुए फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं, जबकि अक्टूबर में 50,000 स्मार्टफोन सिर्फ इस ऐप की मदद से वापस पाए गए। सरकार का कहना है कि ये ऐप राष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करेगा और अपराधियों के लिए चोरी किए गए फोन बेचना मुश्किल बना देगा। लेकिन खास बात यह है कि इस आदेश से स्मार्टफोन कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। खासकर एप्पल जैसी कंपनियों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी पॉलिसी के अनुसार प्रीलोडेड ऐप्स को डिलीट नहीं किया जा सकता। सरकार ने कंपनियों को 90 दिन का समय दिया है ताकि वे ये बदलाव अपने फोन में लागू कर सके। कंपनियों का कहना है कि इस बारे में उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, लेकिन सरकार का तर्क है कि ये कदम साइबर सुरक्षा और मोबाइल चोरी रोकने के लिए जरूरी है। वहीं स्मार्टफोन यूजर की दृष्टि से देखा जाए तो ये ऐप ज्यादा परेशानी नहीं देगा। कई फोन पहले से ही प्रीलोडेड ऐप्स के साथ आते हैं। यूजर इसे साइबर सुरक्षा के लिए खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऐप मदद करेगा चोरी हुए फोन को ब्लॉक कराने में, फर्जी नंबर और IMEI जांचने में, संदिग्ध कॉल्स की जानकारी देने में। इस मामले में सरकार का मकसद साफ है, मोबाइल चोरी, फर्जी कनेक्शन और धोखाधड़ी पर लगाम लगाना, ताकि अपराधियों के लिए मोबाइल अपराध करना मुश्किल हो जाए। सरकार का ये कदम साफ संदेश देता है कि मोबाइल सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि सुरक्षा का माध्यम भी है। संचार साथी ऐप के अनडिलीटेबल होने से अब चोरी और फर्जी मोबाइल कनेक्शन पर नियंत्रण पक्का होगा। हालांकि कंपनियों की चिंताएं हैं, लेकिन यूजर के लिए ये फैसले का असर नकारात्मक नहीं है। ये ऐप न केवल साइबर खतरों से बचाव का जरिया है, बल्कि मोबाइल सुरक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण हथियार भी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तकनीक और सुरक्षा को जोड़कर अपराधियों को चुनौती देना अब हर स्मार्टफोन का नया फीचर होगा और आम नागरिक के लिए ये सिर्फ सुरक्षा का भरोसा नहीं बल्कि सचेत रहने का जरिया भी बनेगा। फिलहाल ये तो थे खबरें अब तक के खास मुद्दे, लेकिन इसके अलावा एक खास बात और करेंगे। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने छोटे पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में संपन्न कराया। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने 21 जोड़ों का विवाह संस्कार किया और इसे डिवाइन मैरिज बताते हुए कहा कि ये केवल एक समारोह नहीं बल्कि सादगी और समरसता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की ये पहल खास इसलिए है क्योंकि वे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पारिवारिक उत्सव में सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता दी। उन्होंने दिखाया कि शादियों में खर्च और दिखावा जरूरी नहीं है। सामूहिक विवाह के जरिए न केवल अतिरिक्त खर्च और अपव्यय रोका जा सकता है, बल्कि मध्य और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों के लिए प्रेरणा और सहयोग का संदेश भी मिलता है। ये कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि प्यार, परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ निभाई जा सकती है। डॉक्टर यादव का ये कदम सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप है और ये साबित करता है कि बड़े पद पर होने के बावजूद सादगी और मानवता से जुड़ी पहल समाज में गहरी छाप छोड़ सकती है। सामूहिक विवाह का ये मॉडल न सिर्फ शादियों में अपव्यय कम करने का संदेश देता है, बल्कि समाज में समानता, सहयोग और समरसता को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार डॉक्टर यादव की पहल सिर्फ पारिवारिक उत्सव नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरक उदाहरण बन गई है। फिलहाल खबरें अब तक में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।